Hello students, it's Roma ma'am here. Now today we are going to start our geography chapter number 1, resources and development. While studying or seeing the video, you have to open your NCERT book also. This is part 1 of your chapter number 1, resources and development. Take out your book and open first page. Okay, now the first topic is that's in your book. If you see that is resources. Definition of resources दे रखी है वहाँ पे, मैं हिंदी में ही पढ़ाऊँगी. That will be easier for you now. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resources. देखो बेसिकली तो इसको आपको थोड़ा सा वर्ड बाय वर्ड याद करना पड़ेगा. हिंदी में समझाऊँ तो रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, जो कि टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होती हैं, मतलब वहाँ तक पहुँचा जा सकता है. इकोनॉमिकली फीजिबल होती है, यानी कि एक तरह से वहाँ उस पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अफोर्डेबल होती है, वहाँ तक पहुँचा जा सकता है. और कल्चरली एक्सेप्टेबल होती है. रिसोर्सेज वो चीज़ों का यूज़ है जो कल्चरली भी हम एक्सेप्ट करते हैं. कोई भी चीज़, कोई भी अननेचुरल चीज़ या जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है उसे हम रिसोर्सेज नहीं मानते हैं सबसे पहले तो. ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन का हिंदी मीनिंग हुआ. अगली लाइन में देखोगे तो इंटरडिपेंडेंस दिया है, कैसे ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन वगैरह आपस में इंक्लूडेड हैं. तो देखो ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी से के साथ मिलके नेचर से डील करता है, नेचर के साथ वो कांस्टेंट रिलेशन में रहता है, उससे वो क्रिएट करता है इंस्टीट्यूशन. मतलब यहाँ पे होता है इंस्टीट्यूशन का मतलब फैक्ट्रीज वगैरह ये सारी चीज़ें, जिससे कि इंक्रीज होता है हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. इंसान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसी से इंक्रीज होता है. इसका कहने का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग पहले टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर कर नेचर तक पहुंचता है, वहाँ से रॉ मटेरियल लेता है, उससे क्रिएट करवाता है जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं. इसका मतलब यहाँ पे होता है सेकेंडरी जो अपना सेक्टर होता है, फैक्ट्रीज वगैरह, वहाँ तक वो सामान जाता है, उसे हम फिर यूज़ करते हैं, आगे फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं और अल्टीमेटली उससे होता क्या है कि पैसे की क्रिएशन होती है, जिसे कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नाम दे सकते हैं. तो ये जो आप सीरीज़ देख रहे हो, ऊपर एक इक्वेशन बनाई है मैंने, उसको थोड़ा सा एक बार खुद पढ़ के देखो, आप लोग समझ में आएगा. इस सब में ख़ास बात यह है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सबसे असेंशियल फैक्टर है, क्योंकि बाकी सारे रिसोर्सेज यूजलेस हैं अगर ह्यूमन बीइंग नहीं है. तो ह्यूमन बीइंग सबसे असेंशियल फैक्टर होता है, कंपोनेंट होता है सारे रिसोर्सेज का, क्योंकि ह्यूमन बीइंग with the help of technology deal with nature and create institution, that means factories and all other things which helps, जो कि हेल्प करते हैं कहीं की भी इकोनॉमी को बढ़ाने में, पैसा अर्न करने में. एक लेमैन लैंग्वेज में हम देखें तो पैसा अर्न करने में. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ा होगा आपने. तो देखो रिसोर्सेज को हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग तरह से. अब वो अलग अलग तरह क्या है, पहले एक एग्जांपल देती हूँ. अगर हम एक एग्जांपल अपनी क्लास का लें तो हम अपनी क्लास के बच्चों को किस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में देख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. तो हम देख सकते हैं भाई, क्लास को डिवाइड करने का एक बेसिक तरीका होता है कि हम जेंडर बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, इतनी गर्ल्स इतनी बॉयज़. या हम ये देख सकते हैं कि भाई हाइट वाइज डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा हम परसेंटेज वाइज कर सकते हैं, भाई A+ वाले बच्चे ये हैं, B+ वाले हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. अलग अलग कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, अलग अलग तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं. सिमिलरली रिसोर्सेज को भी हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. तो वहाँ पे जैसे एक बच्चा एक हाइट कैटेगरी में आएगा, वैसे ही वही बच्चा जेंडर कैटेगरी में भी आएगा. तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि जो जिस तरह से हम रिसोर्सेज को डिवाइड करेंगे अलग अलग बेसिस पे, तो एक रिसोर्स किसी एक बेस पे होगा तो वो दूसरे में भी आएगा, क्योंकि वो कैटेगरी वाइज हमने डिवाइड करा है. तो सबसे पहले जो मैंने ऑरेंज कलर मार्क करा है वो आपका ऑन द बेसिस है. पहला बेस है आपका ओरिजिन की बेस पे कि वो कैसे पैदा होते हैं. सेकंड, एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से कि वो ख़त्म होते हैं कि नहीं होते हैं. थर्ड, ओनरशिप, उस रिसोर्स पे कौन मालिक है उसका. थर्ड है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि वो डेवलपमेंट के किस स्टेटस पे, कि वो यूज़ हो रहा है रिसोर्स या यूज़ नहीं हो रहा है रिसोर्स, ये वाली बातें. अब पहला हमारा जो हमने लिया है वो है ओरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम रिसोर्सेज को दो तरह से डिवाइड करते हैं. पहला है बायोटिक रिसोर्स और उसी में दूसरा पार्ट है अबायोटिक रिपोर्ट. ठीक है, अब जो अबायोटिक रिसोर्स होता है, बायोटिक नाम से ही लग रहा है, देखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सारे बायोटिक में आते हैं, पढ़ते आए हैं आप लोग पहले से.
दूसरी कैटेगरी आती है इस ओरिजिन में अबायोटिक, नॉन लिविंग थिंग, यानी कि रॉक्स, मेटल्स, ये सब रिसोर्सेज होते हैं ना, आपको ध्यान है, फ्लोरा फोना ये भी हमारे लिए रिसोर्स है, फिशरीज भी हमारे लिए, ऐसे बहुत सारे जो नेचुरल सब चीज़ें जो लिविंग थिंग हैं वो सब हमारे लिए रिसोर्सेज होते हैं। अबायोटिक में हमने पढ़ा जैसे मेटल है, रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे नॉन लिविंग है, यानी कि ये अबायोटिक रिसोर्सेज है हमारे लिए। सेकेंड कैटेगरी हमारी एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कि ये चीज़ ख़त्म होगी, ये रिसोर्स ख़त्म होगा या नहीं ख़त्म होगा। तो पहली कैटेगरी है इसमें रिन्यूएबल, यानी कि जो बार बार आता जाता है, जैसे सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है, फॉरेस्ट नहीं ख़त्म होते हैं, विंड्स नहीं ख़त्म होती हैं, ठीक है। सेकंड इसकी कैटेगरी है नॉन रिन्यूएबल, जो कभी ना कभी ख़त्म होंगे, रिन्यू नहीं हो सकते, नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जो कभी रिन्यू नहीं होंगे, एक बार ख़त्म तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे फ्यूचर में। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन मिनरल्स, अपन कहते हैं ना पेट्रोल ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स नहीं यूज़ करने चाहिए, ज़्यादा मिनरल्स वगैरह ज़मीन में से नहीं निकालने चाहिए, वरना एक पॉइंट आता है कि ये ख़त्म हो जाते हैं, ये सही बात है। अब देखिए इसमें आप जो रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल भी आप बुक में भी फर्स्ट पेज पे देखना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, कंटिन्यूस और बायोलॉजिकल। इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही है तो काफ़ी है। नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हमने डिवाइड करा है दो पार्ट्स में। पहला है रिसाइक्लेबल, जो कि बार बार रिसाइकिल हो जाते हैं, जो मैंने लिखा है वो उसके नीचे, इसका मतलब वो नहीं है, वो एक जनरल कैटेगरी बताइए बस मैंने, रिसाइक्लेबल है और नॉन रिसाइकिल। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं रिन्यूएबल में जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं, एक बार यूज़ करा दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। ओके, द थर्ड बेस इज ओनरशिप। एक कोई सपोज कोई भी रिसोर्स है उसे हम किसका ओनरशिप मानेंगे, किसी कंट्री की या इंटरनेशनल, कैसे? तो इसमें 4 जो ब्लू कलर्स में मार्क किए हैं मैंने, वो 4 इसके टाइप्स हैं ओनरशिप के। पहला है इंडिविजुअल, सेकंड कम्युनिटी, थर्ड नेशनल एंड फोर्थ वन इज़ योर इंटरनेशनल। देखो इंडिविजुअल का तो ये जैसे मेरा घर मेरा है, मेरे प्लॉट्स मेरे हैं, मेरी कार मेरी है, मेरा फ़ोन मेरा है, इंडिविजुअल का है, दैट इज़ इंडिविजुअल ओनरशिप, कोई भी चीज़ हो सकती है वो। सेकंड है कम्युनिटी, कोई भी चीज़ जब किसी कम्युनिटी की होती है तो वो कम्युनिटी ओनरशिप में आ जाती है, जैसे कि ब्यूरियल्स होते हैं, शमशान घाट, कब्रिस्तान और गार्डन्स, टेम्पल्स, ये सब कम्युनिटी के होते हैं, किसी एक की उसमें ओनरशिप नहीं होती है, ठीक है। थर्ड वन इज़ योर नेशनल। नेशनल में सीधे सीधे बातें, कोई भी चीज़ जो इंडिविजुअल की है, कम्युनिटी की है, वो तो नेशन की है ही सही, उस कैटेगरी में आती है। उसके अलावा बाकी रोड्स होती हैं, कैनाल्स होती हैं, और भी ओशंस का एरिया होता है, करीब 12 नॉटिकल माइल्स तक जाने तक का जो ओशंस होता है कंट्री के पास, वो उसी के अंडर में होता है। इसके बाद वाला जो ओशन होता है वो आपके इंटरनेशनल ओनरशिप वाली कैटेगरी में आ जाता है। मतलब आपकी कंट्री से आप 12 नॉटिकल माइल्स तक जाते हो तो वो ओशन का एरिया नेशनल प्रॉपर्टी होता है, उसके बाद का एरिया इंटरनेशनल रिसोर्स में काउंट हो जाता है। तो ये 4 तरह की ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज होते हैं। कोई रिसोर्स इंडिविजुअल का होता है, कम्युनिटी का होता है, नेशनल का होता है और इंटरनेशनल का होता है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। उस रिसोर्स का कितना डेवलपमेंट हो चुका है, मतलब उसकी होने के पता होने से लेके उसका यूज़ होने तक का उसका क्या है हिसाब किताब। द फर्स्ट वन इज़ पोटेंशियल। पोटेंशियल का सीधा मतलब है कि हमें पता तो है ऐसा कुछ है, जैसे कि गुजरात और राजस्थान में विंड एनर्जी के बारे में पता है, सोलर एनर्जी के बारे में पता है, लेकिन अभी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी भी वजह से हो सकता है, तो इसे तो हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, जिसमें पोटेंशियल है पूरा। सेकंड आता है आपका डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स का सीधा मतलब होता है कि वो रिसोर्स के बारे में हमें क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ पता है, उसका यूटिलाइजेशन, लेकिन क्या मतलब वो यूज़ हो रहा है, वो धीरे धीरे जिस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जितनी वहाँ तक की पहुँचे, हम उसे यूज़ भी कर रहे हैं। दिस इज़ नोन एज डेवलप्ड रिसोर्स। वो रिसोर्स जो पूरी तरह से डेवलप्ड है, यूज़ भी हो रहा है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो यूज़ हो रहा है। कहीं हाई टेक्नोलॉजी है तो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कम है तो वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज़ योर स्टॉक। स्टॉक का सीधा सा मतलब ये है कि मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सब कुछ है उसमें, लेकिन बात यह है कि वहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है हमारे पास कि हम उसमें से उसको यूज़ कर सकें। जैसे कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, हमें पता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग भी तरह से काम में आते हैं, तो उन दोनों को अलग करने की अभी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो हम उसको एज ए स्टॉक मानेंगे कि कभी इन फ्यूचर वो टेक्नोलॉजी आएगी कि हम इन दोनों को अलग अलग यूटिलाइज कर सकें। मतलब कुल मिला के यहाँ हम टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से उस रिसोर्स को यूज़ नहीं कर पाते।
Last category is reserve. Reserve are subset of stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. सीधी सी बात है, रिजर्व का मतलब हम जानते हैं हर वो चीज़ जो हम बचा के रखते हैं या जो हमारे पास बची हुई होती है रिजर्व में, कि जब ज़रूरत होगी तब हम उसको यूज़ करेंगे. जैसे कि रिवर का वाटर, जो डैम वाटर होता है, उसको the water in the dams, forest etc. is a reserve which can be used in the future. ये हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. ये पानी अभी डैम सिर्फ रोकने के काम आ रहा है, मान लो, बाद में इसको हम फिशरीज़ के लिए और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, इसमें से कैनाल्स वगैरह प्रॉपर निकाल सकते हैं, मल्टीपर्पज़ बना सकते हैं. तो रिजर्व वही रिजर्व है जिस रिजर्व की हम जनरल बात करते हैं, जिसे कि हम बचा के रखते हैं, कि बचा के रखते हैं या बचा के रह जाता है हमारे पास, कि हम इसको इन फ्यूचर यूज़ करेंगे. तो ये 4 तरह के ये हो गए. देखो, अब ये आपके पास हो गए लगभग 4 बेसिस पे अलग अलग डिवीजन हो गए. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पर्सनल पे एक मैसेज ड्रॉप कर दो. ये पैटर्न अपन कंटिन्यू करते हैं फिर. थैंक यू.